अस्सलाम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आइए अब हम नॉवल के पार्ट नंबर 21 की तरफ चलते हैं। 7:30 तो यहीं पर हो गए। ये डैशिंग कमीना अब तक अंदर क्या कर रहा है? हालिब तूने भी नहीं पूछा उसे? फहीम, जल्दी निकल बाहर वरना सचमुच दरवाजा तोड़ देना है मैंने। तुझे अंदर घुसे हुए पूरा घंटा हो गया, निकल बाहर। बाथरूम के बाहर खड़े हुए रकीम ने बनाते हुए जोर जोर से दरवाजा पीटना शुरू कर दिया था, मगर जवाब न दाद। तुम लोग को अपनी ये चालाकी बहुत ही महंगी पड़ेगी, याद रखना। तुमने जानबूझकर मुझे गिफ्ट लेने भेजा था ताकि खुद आराम से बन ठन सको। तुम्हें पता था ना कि ये फहीम बेगैरत आज अपना मेकओवर करने के सारे रिकॉर्ड तोड़ेगा, इसलिए मुझे भगा कर खुद नहा धोकर अब आराम से सज धज रही हो। और 2 घंटों के हवारी के बाद जैसे ही मैंने घर में कदम रखा तो ये कमीना बाथरूम में घुस गया। दोनों में से एक भी इस हसीना को बाहर निकलने की मत कहना, जो इतनी देर से अंदर घुसा दुनिया का 8वां अजूबा बनने की तैयारी में लगा हुआ है। गुस्से से बड़ा बार रकीम बाथरूम के बाहर इधर से उधर टहलते हुए बोल बोल कर अपना गुस्सा निकाल रहा था। साथ ही तेज पर नजर से हालिब और आदि को गाह बेगा घूरता भी जा रहा था, जो इत्मीनान से उसकी तकरीर को ऐसे सुन रहे थे जैसे वो इन दोनों से नहीं बल्कि दीवारों से मुहातब हो। देख भाई, हमने कहा था ना उसे कि हमारे बाद तेरा टर्न है, तुझे बाथरूम जाने दिया जाए ताकि तुम भी नहा धोकर हमारे साथ ही सज धज सके। मगर आज उसके चेहरे की जल्द को चमकदार करने के लिए एक स्पेशल फेस मास्क बनाया है। सिर्फ आधे घंटे के लिए फेस पर अप्लाई करना था। अब यह तेरा बैड लक था कि तूने जैसे घर में कदम रखा, फहीम को मास्क लगाए हुए आधा घंटा हो गया था, तभी वो तुझ पर पहले उठकर अंदर भाग लिया। तो हमारा क्या कसूर? अब वो अंदर से मुकम्मल तैयार होकर ही बाहर आएगा, और जब वो तेरी नहीं सुन रहा तो हमारी क्या सुनेगा? आदिल ने मसरूफ से अंदाज में अलमारी में लटकी हुई अपनी जैकेट को तनकीदी नजर से देखते हुए निकाल कर उसे लगाकर चेक किया और आईने में नजर डालते हुए खुद को ओके कर दिया। इस दौरान वो रकीम को भी फहीम के बात में घुसने की असल वजह बताता जा रहा था, जबकि हालिब एक के बाद एक दूसरे सामने रखे परफ्यूम्स उठाकर हाथ पर छिड़क कर चेक करते हुए आदि की राय भी लेता जा रहा था। आज वो अपने फेवरेट परफ्यूम की जगह पर कुछ नया ट्राई करने का सोच रहा था। रकीम ने दोनों की बेनाजी देख देख कर मजीद खोल रहा था, जो उसके मसले को सीरियस नहीं ले रहे थे। उसने करते हुए इन दोनों पर लानत भेजकर एक बार फिर से बाथरूम का दरवाजा खटखटाया। फहीम देख, 2 मिनट के अंदर अंदर बाहर निकल, वरना मैं सच कह रहा हूँ तेरी तैयारी को मैं मिट्टी में मिला दूंगा। दूसरे कमरे में वॉशरूम का गीजर खराब हो गया है, वरना मैं वहां चला जाता। प्लीज यार जल्दी बाहर आ जा, मेरा भाई नहीं है। देख, तेरे साथ हम सब ने उसका इंप्रेशन रात फैमिली पर अच्छा पड़ना चाहिए। हमें उन सबको इम्प्रेस करना है, उसके लिए टाइम पर उनके घर पहुंचना जरूरी है, यू नो, पंक्चुअलिटी। इसलिए प्लीज जल्दी बाहर आ जाना, मैं अभी जल्दी से तैयार होने शुरू कर देता हूँ। धमकियां देता हुआ रकीम अब बाकायदा मिनटों पर उतर आया था, और तभी झटके से बाथरूम का दरवाजा खुला था। अंदर से फहीम ब्लैक कलर की जीन के साथ ही मेरून शर्ट पहने स्टाइलिश से चलता हुआ बाहर आया था। यही बस मान बदौलत को इसी इल्तजाई टूर में मुहातब किया जाए। यू बेटर नो, मुझे धौंस जमाने वाली एक आंख नहीं बातें। अगर कुछ देर पहले तुम मिस्टर रकीम शाह आप मुझसे ऐसे ही हबली रिक्वेस्ट करते तो तो माँ पर एहसान करते हुए फौरन बाहर आ जाता, मगर आप तो मसा मुझे धमकियां दे रहे थे। वो टोन मुझे पसंद नहीं आई, इसलिए आगे से तमीज के दायरे में मुझसे मुहातब हुआ करें, ओके बच्चे? फहीम तपे हुए रकीम का चेहरा थपथपाता हुआ शांत बेनियादी से आगे बढ़ गया था, और रकीम ने खास जानवर नजर से उसको पुष्ट को देखा। और जरे लब उसकी शान में कुछ शानदार गालियों का इजाफा करता हुआ जोरदार धमाके से बाथरूम का दरवाजा बंद करता हुआ अंदर गायब हो गया था। तूने गलत टाइम पर पंगा ले लिया है मेरी जान, अब तो अपनी हैर मनाना, वो भी इतनी आसानी से तुझे बख्शेगा नहीं। कितनी देर से खामोशी से अपनी तैयारी निपटाते हुए हालिम ने फहीम का शाना थपथपाते हुए उसे आइंदा के लिए खबरदार किया था। क्या करेगा वो? फहीम द ग्रेट से पंगा लेकर वो बच जाएगा? मैंने कौन सा उसको छोड़ देना? फहीम ने नाक से मक्खी उड़ाने वाले स्टाइल में कहा था, जबकि आदि भी हालिब की बात से मुतफिक था। वो जानता था अब रकीम को फहीम की बैंड बजाने से दुनिया की कोई भी ताकत रोक नहीं सकती। उसने अफसोस भरी नजर से फहीम को देखते हुए दिल ही दिल में फहीम की हैसियत की दुआ की थी, जो अब जेल लगा कर अपने लंबे बालों को छोटी सी पोनी बना रहा था। लेयर्स में इकट्ठे उसके बालों की वो 2 छोटी छोटी लिटें आगे की साइड से निकल कर उसकी पेशानी और गालों तक काट दी, जब भी वो जिन्हें वो अपने दोनों हाथों की दो दो उंगलियों से वापस पीछे धकेल रहा था। बिलाशुबा उसके सुरह सफेद चेहरे और लंबी चौड़ी पर पर्सनैलिटी पर ये यूनिक सा स्टाइल काफी शुरू करता था। बाल आदि के भी फहीम की तरह लंबे थे, मगर उसके बालों की लंबाई बस गर्दन से जरा सी नीचे तक थी। लेयर्स में कटे हुए अपने बालों को वो साइड की मांग निकाल कर दोनों साइड से जल की मदद सेट कर लेता था। उसकी डार्क ब्राउन बालों में लाइट गोल्डन स्टेप्स का कॉम्बिनेशन बेहद जचता था। हालिब के डार्क ब्राउन बाल और डार्क ब्राउन आंखों का रंग बिल्कुल एक जैसा था। उसके ब्राउन बालों के साथ साथ चेहरे की तेज सुरख व सफेद रंगत उसे बिल्कुल फॉरनर लुक देते थे। हालिब के बालों का स्टाइल भी सैड मॉन्क वाला था, मगर उसके बालों
मगर उसके बाद लड़कों के नॉर्मल लुक जैसे आगे से थोड़े से बड़े और पीछे से हल्के थे, जबकि रकीम का स्टाइल भी तकरीबन हालिब जैसा ही था, मगर उसके बाल दोनों तरफ साइडों से कम और सर के नीचे से काफी लंबे थे। रोज रात को फन में अपनी पौनी बांधते वक्त उसके बालों को भी पौनी एंड सर के पीछे की तरफ करके बांध दिया करता था। उसके बालों की छोटी छोटी लटें भी फहीम की तरह बार बार उसके चेहरे पर गिरती थी। उसकी लुक के साथ रकीम और भी शानदार लगता था। वो चारों वाकई खूबसूरती व जहादगी में अपनी मिसाल आप थे। रकीम और हालिब अपने वालिद साहिबान की तरह शानदार पर्सनालिटी के मालिक थे और रकीम की ग्रे आंखें, सफेद रंग का चेहरे की बनावट और ऊंची लंबी जिस्मानत बिल्कुल अपने डैड रेहान शाह जैसी थी। वो और रूहान एकदम डैड के जैसे थे। दोनों में एक दूसरे की आंखों के रंग और रकीम की गर्दन से सीने तक उसकी पैदाइशी बर्थ मार्क को छोड़कर तिल बराबर में भी कोई फर्क नहीं था। वो दोनों खूब बहू रेहान शाह की तस्वीर थे, जबकि हालिब भी बिल्कुल अपने डैड और राबिया शाह की कार्बन कॉपी था। रिया शाह उससे जाबिया शाह का आईना कहती थी और फहीम अलबत्ता रंग रूप में अपनी माँ जैनब दुरानी जैसा था। उसकी आंखें और रंग जैनब की तरह नहायत ही सफेद थी। आंखों की बनावट बिल्कुल जैनब से मुशाबा थी। उसकी लंबी लंबी और गहरी सबस रंग की आंखें जैनब जैसी थी, जबकि फरमान साहब की आंखें ब्राउन थी। मगर फहीम के चेहरे का कट, नाक और होंठ फरमान साहब जैसे थे। उसने अपने बाप के नकूश के खूबसूरत तरीन हिस्से चुराए थे, जबकि आदल को उसके पापा शहरियार अफंदी, उसके दादा जान फहर अफंदी की जवानी कहते थे। आदल अपने दादा जान की तरह बेहद फजिया और खूबसूरत था। उसकी गोल्डन ब्राउन शहद रंग आंखें बेताशा खूबसूरत थी। बड़े बड़े होंठ और मोती जैसे हमवार दांतों पर उसकी जानलेवा मुस्कुराहट इतनी खूबसूरत लगती थी कि देखने वाला उसको पहली नजर में देखकर मोहब्बत रह जाता था। शहरियार अफंदी को अपने बेटे से दीवानगी की हद तक मोहब्बत थी। उन्होंने बचपन से लेकर आज तक आदि को हथेली का छाला बनाकर पाला था। महविश अफंदी तक को उसे डांटने या गुस्सा करने की इजाजत ना दी थी। बेशक वो चारों ना सिर्फ बेहद हैंडसम थे, बल्कि उनकी पर्सनालिटी इतनी इंप्रेसिव थी कि लड़कियां तो लड़कियां, लड़के भी उन पर शुरक्ष करते थे। ऐसे में वो अब तक सिंगल थे तो सिर्फ अपने माँ बाप की बेहतरीन तरबियत की वजह से, जिन्होंने हमेशा उन्हें औरतों की इज्जत करना सिखाया था। औरत हर रूप में उनके लिए इज्जत के काबिल थी, इसलिए उन्होंने आज तक किसी भी लड़की को अपनी गर्लफ्रेंड का टाइटल नहीं दिया था। हाय हेलो सबसे थी, मगर एक हद तक, क्योंकि उनके वालिद साहिबान का कहना था कि लड़की का मोतबर रूप माँ, बहन, बेटी और बीवी का होता है। उसके सिवा उसके साथ बिना कोई भी दूसरा ताल्लुक, बिना दुनिया की नजरों में मोतबर होना नहीं होता। ऐसा ताल्लुक सिर्फ दिल को बहलाता है। बकौल उनके वालिद साहिबान के, हर लड़की ऐसे ही इज्जत करो जैसे अपने घर की औरतों की करती हो। जिंदगी में अगर किसी लड़की को पसंद कर दो, उसका हाथ तक करने लगो कि उसके बिना जीना मुश्किल लगने लगे, तो उसे गर्लफ्रेंड का नाम देकर फजूल टाइम पास करके दुनिया के सामने किसी रसवा मत करना, बल्कि ठोस शरीर ताल्लुक की बिना पर उसे ताल्लुक जोड़ना और अपनी इज्जत बना लेना। यही वजह थी कि उनके घर के सारे मर्द न सिर्फ अपने घर की औरतों की इज्जत करते थे, बल्कि अपने तमाम भाइयों ने भी कभी इस मामले में अपने वालिदैन को शर्मिंदा नहीं किया था। ये पहली बार था कि उन्हें एक साथ अपने लिए लड़कियां पसंद आई थी, और वो ना सिर्फ पसंद आई थी बल्कि उन्हें इन लड़कियों से मोहब्बत हो गई थी। और लड़कियां भी कौन, 4 सगी बहनें। अब देखना ये था कि ये मोहब्बत इन चारों को आगे क्या क्या रंग दिखाने वाले थे। अचानक प्यास की शिद्दत से रियान शाह की आंख खुल गई थी और वो रोज रात को 11 बजे तक सो जाते थे। इस वक्त रात के 12 बज रहे थे और घर में तकरीबन सभी सोने जा चुके थे। उन्हें साइड वाला लैंप चलाकर अपने पास खाली जगह देखा और वो गहरी सांस खींच कर आए गए थे। फातिमा को बार बार मौजूद ना पाकर वो समझ गए थे कि वो कहाँ गई होगी। तभी थोड़ी देर बाद वो ऐसे ही लेट कर उनका इंतजार करते रहे, मगर काफी देर बाद जब वो अंदर नहीं आए तो वो उठकर बाहर आ गए। अब उन्हें नींद भी नहीं आ रही थी। वो तोगा के एन मुताबिक उन्हें फातिमा बेचैनी से ड्राइनिंग रूम में टहलती हुई मिल गई थी। टहलने के साथ साथ वो बाबा घड़ी पर नजर डाल रही थी। क्या हुआ फातिमा, आई नहीं है अब तक आपके साहबजादे? उन्हें बेचैनी से टहलती हुई फातिमा से पूछा। बस उसी का वेट कर थी, आजकल उसको आने में देर हो जाती है। इतना थक जाता है वो कि अगर मैं मौजूद ना हूँ तो भूखा ही सोने चला जाता है। पता तो है ना आपको उसका। मैं 100 बार कह चुकी हूँ कि नजीर से कह दिया देती हूँ कि रात को तुम्हारे आने तक रुक जाए, मगर कहता है नो मम्मा, वो भी तो इंसान है ना, थक जाता होगा और मुझे आने में देर हो जाती है, तो आप उसे ना रोका करें, मैं खुद मैनेज कर लूंगा। ऐसे सा मैनेज करता है, अब मैं स्कूल से कैसे जाकर सोऊं, उसकी फिक्र लगी रहती है। उसकी मेडिकल की पढ़ाई और अब इस हाउस जॉब में उसकी सेहत बर्बाद करके रख दी है। आपने देखा कितना वीक होकर रहा है, इसलिए मैं अपने सामने उसको खाना खिलाकर फिर सोने जाने देती हूँ। वैसे आप क्यों उठ के, क्या हुआ, कुछ चाहिए था? आदत के मुताबिक नॉन स्टॉप बोलती हुई फातिमा शाह ने अपनी बातों पर मुस्कुराते हुए रिहान शाह से पूछा। नहीं, बस प्यास लगी थी, पानी पीने उठ गया था तो कमरे में आप नहीं थी, इसलिए यहाँ पर चलाया। मुझे पता था अगर आप रूम में नहीं हैं तो जरूर बाहर रूहान का इंतजार कर रही होंगी। वैसे आप जाकर सो जाएं फातिमा, रूहान अब बच्चा नहीं रहा जिसके लिए आप इतनी फिक्र करती हैं, वो अपना ख्याल रख सकता है। उन्होंने नरमी से उसके इशारे पर हाथ रखते हुए कहा। नहीं रेहान,
वो बहुत लापरवाह है, बचपन से उसकी आदत है जब तक कोई साथ मौजूद ना हो अकेले खाना नहीं खाता। आपने देखा था ना, उस दिन हुरिया ने खाना टेबल पर लगाकर जबरदस्ती मुझे सोने भेज दिया था। क्या हुआ फिर? एक दिन एक निवाला नहीं खाया, पूरी रात मेरा बच्चा भूखा सोया था। इसलिए अब मैं रिस्क नहीं लेना चाहती। आप जाएं, सो जाएं, मैं उसके आने के बाद ही सोऊंगी। रेहान शाह उनके परेशान लहजे को सुनकर नफी में सर हिलाकर रह गए थे। वो जानते थे कि वो रूहान के लिए ऐसी जज्बाती थी। उसके मामले में वो रेहान शाह की भी नहीं सुनते थे। अभी वो खामोश होकर वहीं सोफे पर बैठ गए थे। अरे आप यहाँ पर क्यों बैठ के हैं? आप सोने जाएं, मुझे तो आदत है। आपको तो सुबह ऑफिस जाना है ना, आप सो जाएं जाकर। मैं उनके पास बैठती हुई बोली थी, कोई बात नहीं है, मैं अभी आज जरा देर से सोऊंगा। वैसे भी बहुत दिन हुए जब से मेरा बेटा गया है। आपके बेटे ने भी बापू घास डालना छोड़ दिया। आज जरा उसे भी बात हो जाए। उसके रूठे हुए लहजे पर फातिमा बेसाता मुस्कुरा देती। अभी वो कोई जवाब देता, जवाब देना ही चाहती थी कि बाहर रूहान की कार का महसूस सारण सुनकर वो जल्दी से दरवाजा खोलने चल दी थी। रेहान उनकी तेजी देखकर दोबारा मुस्कुरा दी। अस्सलाम वालेकुम माय वर्ल्ड, योर हाइनीस, कैसी हैं आप मेरी जन्नत? फातिमा के दरवाजा खोलते ही मुस्कुराता हुआ रूहान एक हाथ पेड़ पर रखे दूसरा फैलाकर उनके आगे स्टाइल से जूते हुए बोला था, माय प्रिंस, आई एम फाइन। आज आप कुछ ज्यादा ही जल्दी नहीं आ गए? उन्होंने अपने साथ अंदर आते बेटे से पूछा, जिसने उन्हें बाजू के हल्के में लिया हुआ था। बस क्या करे मामा जान, यार इस जाप ने हालत खराब करके रखी हुई है। मैं तो आज जल्दी आ रहा था, मगर वो हमारे सीनियर है ना, डॉक्टर शार्क जमाल, उन्होंने अपने साथ एक केस पर ऐसा उलझाया कि वक्त गुजरने का पता ही नहीं चला। अब मैं उनसे कहा कि सर मेरी मम्मा जान मेरी वजह से सोती नहीं है, उन्हें अपने लहते जिगर को देखे बिना नींद नहीं आती, मगर वो माने तब ना। उन्होंने तो साफ कह दिया था कि डॉक्टर रूहान अपनी मम्मा से कहें कि आप मुस्तकबिल के एक कामयाब कार्डियोलॉजिस्ट की माँ है। आपका नूरे नजर इस मुल्क के लिए दिन रात एक करके अपनी मेहनत से मेडिकल साइंस में दिल्ली के अमराज पर एक नया बाब लिखने वाला है, ताकि इस मुल्क में दिल के मरीजों के लिए शिफा का जरिया बन सके। इसलिए आप इस जज्बे को सलाम करके उसके रात दिन के टाइमिंग की फिक्र करना छोड़ दे। उसने उन्हें अंदर लाकर सिंगल सोफे पर बिठाया था और खुद मजे से शुरू हो गया था। बात करने का ये महसूस स्टाइल उसका ना सिर्फ फातिमा, रिहान और अपने भाइयों के लिए होता था, बल्कि दुनिया के लिए भी वो एक सीरियस बंदा था। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर रूहान शाह, कैसे मिजाज हैं आपके? रिहान शाह जो कि किचन से पानी पीने गया था, रूहान की पुष्प पर कड़वे संजीदगी से बोले थे, जबकि उनकी आंखें मुस्कुरा रहे थे। वालेकुम अस्सलाम मिस्टर रिहान शाह, मैं तो ठीक ठाक हूँ, आप कैसे हैं? और आज आप भी जाग रही हैं, क्यों? बीबी बढ़ जाना है आपका लेट नाइट जागने से, रूहान भी उनकी जैसी टोन में बोला था, जबकि आंखों में शरारत साफ झलक रही थी। बस तुम्हारा ही इंतजार में जाग रहा था, चलो बैठकर बात करते हैं। रेहान शाह ने सोफे पर बैठते हुए उसे भी अपने साथ बिठा लिया था। उनका एक हाथ उसके कांधे पर फैला हुआ था और फातिमा इन दोनों को एक दूसरे से बातें करता हुआ छोड़कर किचन में उसके लिए खाना गर्म करने के लिए चली गई थी। हाँ तो डॉक्टर रूहान, तुम माशाल्लाह अब बड़े हो गए हो, डॉक्टर बन गए हो, कॉलेज स्कूल यूनिवर्सिटी खत्म करके अब प्रोफेशनल लाइफ में आ चुकी हो। बचपन तो सारा ही रुखसत हो गया है, जवान जहाँ हो गए हो। तो यार अब तो बात कर दो, छोड़ दो मेरी बीवी को। बचपन से तुमने उसको मुझसे छीना हुआ है, जब से तुम दोनों पैदा हुए हो मुझे तो जैसे भूल ही गई है। इतना तंग मेरे बड़े बेटे ने मुझे नहीं किया जितना तुम दोनों मुझे कर चुकी हो। ऐसा कब्जा जमाया है फातिमा पढ़ के आज तक वो तुम्हारे सामने मुझे किसी गिनती में नहीं गिनते। शराफत से अपनी बीवियां लाओ और मेड वाले मुझे वापस करो, सिंपल। आज बात साफ हो ही जाए, या तुम या मैं। उन्हें किचन से खाने की ट्रे हाथ में लेकर निकलती फातिमा को नहीं देखा था, इसलिए मुकम्मल जज्बाती अंदाज में बोलते हुए वो हाथ से रूठे हुए लहजे में रूहान को जज्बाती तौर पर ब्लैकमेल कर रहे थे। आप सुधर जाए रेहान, 32 साल के हो गए हैं आपके साथ रहते हुए। बच्चों से ज्यादा वक्त मैं आपको देती हूँ, फिर भी आप शिकायतें खत्म नहीं होती, बिला वजह मेरे मासूम बच्चों के पीछे पड़े रहते हैं। उनकी आवाज सुनकर रेहान साहब ने बेसाख्ता जुबान दांत तले दबाई थी। फातिमा ने रेहान शाह के हफीफ तासरात देखकर जरेला मुस्कुराते हुए उनको नाराज नजर से देखा था और खाने की ट्रे टेबल पर रखकर उनके सामने बैठ गए थे। आप मुझसे बात करें, क्या कह रहे हैं? क्यों मेरे बेटे पर इल्जाम लगा रहे हैं? कब मैंने अपने बच्चों की वजह से आपको वक्त नहीं दिया? फातिमा ने संजीदगी से पूछा था, जबकि रूहान उनकी नोकझोंक से महसूस होता हुआ मजे से खाना खाना शुरू हो चुका था। क्या हो रहा है मॉम डैड? वाओ यहाँ बैठे हैं तीनों, मैं भी आ गया हूँ और क्या सही वक्त पर आया हूँ। चिकन मिचोरियन पुलाव नहारी, वो भी रूहान के लिए। मम्मा हम भी आपके कुछ लगती हैं, आज आप बता ही दें डैड, मेरी सगी मामा कौन है? किस दिन मैं इस अजीम औल को देख पाऊंगा और कब तक सुतेली माँ के जुल्म स्तंभ का शिकार होता रहूंगा? मेरे लिए टिंडे की सब्जी, आलू का रायता और तोड़ी, और रूहान के लिए ये मनो सलवा। ना इंसाफी की भी हद है।
अभी रेहान शाह अपनी सफाई में कोई जवाब देने ही वाले थे कि अचानक अपने बेडरूम से नमूदार हुए राहम ने रूहान के खाने को देखकर जो नॉन स्टॉप बोलना शुरू किया तो फातिमा बुखला कर आ गए थे। राहम के दुखड़े देखने लाए थे। रेहान शाह और रूहान ने लब बेच कर अपनी मुस्कुराहट जब्त की थी। दोनों हाथों में दूध की बोतलें थामे वो अपने बेडरूम से बाहर शायद बच्चों के लिए किचन से दूध लेने के लिए आया था। रेहान शाह ने उसकी बर्बाद आमद और मुदाहलत पर दिल ही दिल में शुक्र किया था, क्योंकि फातिमा का ध्यान अब उनसे हटकर राहम की तरफ चला गया था, वरना आज फातिमा मुकम्मल जवाब तलबी के मूड में थे। बेटा जी, वो अजीम औरत गलती से मैं ही हूँ। मुझे भी तुम जैसी लंबी जुबान वाले बेटे की माँ होने का शर्फ हासिल है। और ये मिचोरियन, पुलाव, निहारी, ये सब मैंने नहीं, आयशा ने बनाया था। ये सब घर वालों ने यही खाया है। अब उसने ये सब तुम्हें खाने के लिए क्यों नहीं दिया? ये बात तुम जाकर अपनी बीवी से पूछो। तुम्हें याद होगा ना, आज तुम लेट आए थे और खाना भी तुमसे अलग ही खाया था। तो पूछो आयशा से, उसने तुम्हारे साथ इस तरह की नाइंसाफी क्यों की? ये जुल्म तुम पर तुम्हारी माँ ने नहीं बल्कि बीवी ने डाया है बेटा। फातिमा ने अपने पास मुंह फैलाकर बैठे राम के बाल बिगाड़ते हुए शरारत से कहा। उनका ये बेटा उनकी तरह बलाकर जज्बाती और शरारती था। गो रूहान और रकीम के आने के बाद वो काफी बदल गया था, मगर फातिमा के सामने उसके नहरे आबी बचपन वाले थे। अब शादी के बाद से ज्यादातर उसके टारगेट पर उसकी बीवी आयशा रहती थी, जो खुद भी उसी तरह की नहायत शरारती और शोर तरबियत की थी। फातिमा की बातें सुनकर राम झटके से उनकी तरफ मुड़ा था। अंदाज काफी जारहाना था। क्या उस मोटी चुड़ैल ने मुझसे झूठ बोला? डैड, आज आप बीच में नहीं बोलेंगे। आज मैं इस मोटी नाटी औरत को छोड़ूंगा नहीं। ये मुझे मेरी मम्मा से बातचीत करना चाह रही थी, बट डोंट वरी मम्मा, मैं उसकी और आपके सामने ही आज बैंड बजाता हूँ। रुके आयशा, चुड़ैल बाहर आओ। आयशा, वो जोर जोर से चिल्लाता हुआ आयशा को आवाज देने लगा था। क्या हुआ? इतनी रात को क्यों चिल्ला रही हो? क्या मुसीबत आ गई है तुम पर? बेडरूम के दरवाजे पर खड़ी आयशा, जो कि एक हाथ में रोते हुए बेटे को उठाए हुए थी और राम को घूरते हुए चिल्लाकर बोलते। रोशान, राहम और रेहान साहब के बेडरूम निचले फ्लोर पर थे, जबकि रूहान और रकीम के बेडरूम ऊपर वाले फ्लोर पर थे। इधर आ चुड़ैल, आज तुम्हारी हैर नहीं है, जल्दी आ बाहर, वो गुस्से से बोलकर चिल्लाया था। उसके बाद सुनकर रोशान और हुरिया भी अपने रूम से बाहर आ गए थे, जबकि फातिमा और रेहान के लिए रोज के ड्रामे थे। अब तो वो आदी हो गए थे इन दोनों के झगड़ों के। वो जितना एक दूसरे से लड़ते थे, इतनी शदीद मोहब्बत भी करते थे। रोहान भी खाना खाते हुए रिलैक्स सा सोफे पर बैठा बाइक के ड्रामे देख काम और महसूस हो रहा था। उसे पता था कि ये मसनूई लड़ाई बस 2 मिनट के बाद इख्तिताम पजीर हो जानी थी। क्या हुआ? तुम दोनों इतनी रात में क्यों लड़ रही हो? रोशान हैरान परेशान सा बोला। भाई, इस औरत ने आज मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया है, मैं आपको बता नहीं सकता। मेरा तो भरोसा ही उठ गया आज इस मोटी चुड़ैल पर से। जज्बाती राम रोशान के गले लाकर बोला था। मगर हुआ क्या? बताओ तो सही राम, क्या किया है आयशा ने? रोशान के पास परेशान सी खड़ी हुरिया भी बोल उठी थी। तब तक आयशा भी दोनों बेटों को अंदर छोड़कर बाहर आ गए थे। क्या है? क्यों चिल्ला रही हो? क्या किया है मैंने? बोलो, जो कहना है जल्दी को, मैं बच्चों को अकेला छोड़कर आई हूँ। आयशा ने तीखे जुतून से राम को देखते हुए पूछा था। इस दौरान रोहान सारा खाना चढ़ कर गया था और फातिमा रोहान को छोड़ी हुई ट्रे उठाकर किचन में जा चुके थे। उन्हें पता था कि सब्जियों से राम को बचपन से चिढ़ और वो भूख की वजह से इतना नाटक कर रहा था। वो उसके लिए खाना लेने गए थे। तुमने चुड़ैल मटन, पुलाव, नहारी, चिकन मंचूरियन सब बनाया और मुझे वो सड़ी हुई सब्जियां खिलाई। क्यों? क्या मैं तुम्हारा सोतेला शोहर हूँ? वो गुस्से से आयशा को देखकर बोला था। उसकी बात सुनकर रोशान ने बेसाता अपना सर थाम लिया था। खोदा पहाड़ निकला चूहा के मुसादिक क्या सोचा था और निकला क्या? तो इतना भड़कने की क्या बात है? तुमने सुबह बताया था तुम्हारा पेट खराब है, तभी मैंने तुम्हें लाइट खाना दिया था। इतना चिल्ला क्यों रही हो फिर? वो उससे ज्यादा तेज आवाज में बोली। तुम्हें जब पता है कि मैं ये सब नहीं खाता तो मुझे वो उबली हुई सब्जियां क्यों खिलाई? और मैंने सुबह कहा था कि मेरा पेट अपसेट है, मगर अब मैं बिल्कुल परफेक्ट हूँ। मैंने मेडिसिन ले ली थी, इसलिए मेरे लिए खाना ला। और अच्छी तरह सुन लो कि आज के बाद वो सड़ी हुई सब्जियां मुझे खाने के लिए दी तो तुम्हें उसी वक्त तुम्हारे मम्मी पापा के घर रवाना कर दिया जाएगा। अब खड़ी खड़ी मेरी शक्ल क्या देख रही हो? जाओ जल्दी से मेरे लिए खाना लेकर आओ। शाह ने बेनियाजी से कहा गया था। अच्छा जी, वैसे पुत्र, किस माई के लाल में इतना दम है जो मेरे होते हुए मेरी बहू को उसके घर से निकाल बाहर करे? काबतूस के ड्रामे देते रेहान शाह अपनी जगह से उठकर आयशा के बराबर में खड़े होते हुए बोलते। साथ ही उन्होंने मुंह बसोड़ती हुई आयशा को भी पुचकार कर अपने साथ लगाया था। देखें डैड, राम कुछ कहता है उसे पहले ही रेहान शाह ने हाथ उठाते हुए उसकी बात काट देते। ना ना बेटा जी, देखना मैंने नहीं तुमने है। अब जो तुमने एक लफ्ज भी मेरी बहू के लिए मजीद बोला तो अभी इसी वक्त इतने जूते मारूंगा कि तुम्हें कि अपने पैदा होने पर शर्मिंदगी होने लगेगी। इसलिए शराफत इसी में है कि अपनी ये कैंची की तरह चलती हुई जुबान पर काबू करो और एक बात अपने इस भूसे बड़े हुए दिमाग में बिठा लो। मेरी बहू को आइंदा घर से बाहर निकालने की बात तुम्हारी जुबान पर आई तो उठाकर घर से बाहर फेंक दूंगा।
अपनी बहू के सर पर हाथ रखकर, मैं उन्हें बेटियां बनाकर इसलिए नहीं लाया था कि बाद में तुम जैसे गधे उन्हें घर से निकालने की धमकियां देने लगे। इस घर पर तुमसे पहले मेरी बहू का हक है। उल्टा वो चाहे तो तुम्हें बाहर निकाल सकती हैं, इसलिए आगे से यह गज पढ़ के जुबान सोच कर चलाना। जाओ चुप कर खाना खाओ। अब रेहान शाह किचन से राम के लिए खाना लाती फातिमा को देख कर चुके थे। उन्होंने अच्छी तरह से राम की तबीयत साफ भी कर दी थी, इसलिए उसकी बोलती बंद करवाते हुए उसे खाना खाने की कह कर वापस जाकर सोफे पर बैठ गए थे, जबकि आयजा फातहाना नजरों से सिंगल हाथ बांधे हुए शोर की शानदार बेइज्जती को एंजॉय करती। हुरिया रोशान भी सारा मसला सुनकर पीछे सोफे पर रूहान के साथ जाकर बैठ गए थे और तीनों राम की पतली हाथ पर दबी दबी मुस्कुराहट से उसका लटका हुआ चेहरा देखने लगे थे। डैड, आप हमेशा उसी का साथ देते हैं, मैं तो कुछ हूं ही नहीं ना आपका। लाएं मम्मा, जल्दी जल्दी खाना खिलाएं और ये पकड़ो अपने बेटू के बॉटल्स। मोटी चुड़ैल, अब खुद ही दूध लेकर जा। मुझे अंदर बाहर परेड लगवाती हो और खुद परी सोती रहती हो। दूध लाओ दूध लाओ, अब खुद दूध गर्म करके लेकर जाओ अपने इन दो नवाब दादू के लिए। राम चिकना घरा था। रेहान साहब से रोज की ये बेइज्जती उसके लिए ये आम सी बात हो गई थी। वो ना आयजा से लड़ना छोड़ता था और ना बदले में रेहान साहब उसको बख्शते थे। अब भी दोनों बोलते हैं। वो आयजा को थमाता हुआ खाने की ट्रे से मारकर बैठ गया था, जबकि आयजा गुस्से से उसको घूरती हुई, बाद में मिलना तुम्हें तो मैं देख लूंगी, कहती हुई बोतलें लिए किचन में चली गई थी। और आयजा और राम के रोज रोज के ये खट्टे मीठे झगड़े उनके घर की रौनक थे। फातिमा ने मुस्कुराकर खाना खाते हुए राम का कान खींचा था। क्यों तंग करते हो उसे इतना? सारा दिन वो तुम्हारे दोनों शरारती बेटों को संभालती है। एक जरा रात में तुम अगर बच्चों के लिए दूध बनाकर लेकर जाती हो तो उस पर भी उसे कितनी बातें सुना डालती हो। एक साथ दो दो बच्चों को अकेले संभालना कितना मुश्किल होता है, मुझे अच्छी तरह पता है। अब जल्दी जल्दी खाओ और जाओ जाकर बच्चों को देखा। फातिमा ने उसके बेडरूम से आ रही दोनों बच्चों की आवाजों को सुनकर कहा था और दोनों दरवाजा खुले होने की वजह से आवाज बाहर तक आ रही थी। दरवाजा खुला होने की वजह से आवाज बाहर तक आ रही थी और राम ने लापरवाही से हाथ हिलाते हुए नाक से मक्खी हो रही थी। आप तो अब उसकी साइड ना हिले मामा जान, उसके इतने सपोर्टर्स बैठे हुए हैं यहाँ पर। अभी ताजा ताजा बेइज्जती किया उसके सामने मेरी। वो चुड़ैल उनकी वजह से इतना अकड़ती है, वरना तो मैं अच्छी तरह से मजा चखा दूं उसको। मोटी बिल्ली कहेंगे। उसने रूठे हुए लहजे में फातिमा से कहा था, आवाज धीमी रख के कि छुत्तर पड़ने का डर भी दिल में था। हाँ हाँ, सब जानती हूँ। वो मोटी चुड़ैल, मोटी बिल्ली, नाटी, वो सब कुछ है, मगर फिर भी तुम्हारा उसके बिना गुजारा नहीं है। अभी जो उसको मेके बेचने की धमकियां दे रहे थे ना, शादी के बाद एक बार भी तुमने उसके एक दिन मेके में रुकने नहीं दिया और इतनी इतनी बड़ी बड़ी बातें करती हो। सही तो कहते हैं तुम्हारे डैड, अगर इतना ही तंग हो तो उसे बताओ, मैं उसको कल ही के हफ्ते के लिए शरिया बाई की तरफ भिजवा देती हूँ। ओके? फातिमा ने भी सरगोशन अंदाज में उसके कान में कहा था, जिसे सुनकर वो एकदम वो उछल पड़ा था। नो वे मामा, आप ऐसा कुछ भी नहीं करेंगी, वरना मैं कैसे रहूंगा उसके बिना। अगर आपको बुरा लगा तो मैं अभी कान पकड़कर माफी मांग लूंगा आपसे, डैड से, मगर प्लीज उसे आप कहीं नहीं भेजेंगी, प्लीज मॉम। वो जज्बात में आकर एकदम जोर से बोल पड़ा था और रेहान साहब जो कब से दोनों माँ बेटे को एक दूसरे से सरगोशियां करते हुए देख रहे थे, उसके जोर से बोलने पर सब बात समझ गए थे। तभी उन्होंने ला बीच कर बेसाता अपनी मुस्कुराहट छुपाए थे। माई डियर डैड, प्लीज अपने इस नालायक बेटे को माफ कर दें प्लीज। राम ने दोनों हाथ जोड़कर रेहान शाह के पैरों के पास बाकायदा फर्श पर उल्टा लेटकर माफी मांगी थी, जिस पर फातिमा सिबिल सब हंस दिए थे। बेटा जी, माफी मुझसे नहीं आयजा से मांगो। रेहान शाह ने उसको उठाकर अपने पास बिठाते हुए कहा था। हाँ, वो तो मैं बाद में मांग लूंगा, अभी गुस्से में है ना, अंदर जाते ही हमला कर देगी। उसने बेचारगी से कान खुचकाते हुए कहा था, जिस पर रूहान और रोशान जोर से हंस पड़े थे। छोटे भाई, आप बिना सच कोई हाल नहीं आपका, रूहान ने राम के हजल होते हुए चेहरे को देखकर कहा था। हुरिया बेटा, जाओ अंदर से बच्चों को यहीं पर लेकर आओ, ये बेशरम नहीं जाएगा। शायद दोनों जाग चुके हैं। फातिमा ने रोशान के पास बैठती मुस्कुराती हुई हुरिया से कहा था। वो जी चची जान कहती हुई राम के बेडरूम में चली गई थी, जहाँ से अपने 6 महीने के दो जुड़वा बेटू हमजा हुजैफा को संभालने की कोशिश में आयजा हलकान होती जा रही थी। हुरिया ने आगे बढ़कर एक बच्चे को उससे ले लिया था, उसके पीछे पीछे रूहान भी चलाया था। राम के दोनों बेटे उससे हाथ से अटैच थे। आप सो जाएं भाभी, इन दोनों को हम लोग देख लेंगे। जब दोबारा सो जाएंगे ना तो छोटे भाई उनको अंदर ले आएंगे। चचा के गोद में जाते ही बच्चा चुप हो गया था, जबकि हुरिया के पास वाला मसलसल रो रहा था। रोहा ने दूसरे हाथ से उसको भी हुरिया से लेकर बाहर का रुख किया था। आयजा दोनों बच्चों को देवर और जेठानी को सौंप कर लेटने के लिए सो गए थे। वो जानती थी अब बच्चे वापस अंदर सोकर ही आएंगे, इसलिए बेफिक्री से सोने के लिए लेट गई थी। वो सारा दिन दोनों को एक साथ संभालते हुए बुरी तरह से थक जाते थे। लाओ भाई,
मेरे शहजादों को मुझे दे दो, मैंने आज शाम से आज इनकी सूरत नहीं देखी। दोनों बच्चों को रुहान से लेकर अपने साथ लगाते हुए रिहान शाह बोले थे। रोशान ने एक बच्चे को उनसे लेकर प्यार करना शुरू कर दिया था और रोशान को भी भतीजू से बहुत ही मोहब्बत थी। जन्नत की हूर, आप बहुत देर से हाली बैठे अपने शोर को मीठी मीठी नजर से निहार रही हैं। आप ही के हैं, बाद में सुकून से बैठी उनका दीदार करती रहिएगा। पहले जरा एक नए काम करें, जाकर सबके लिए कॉफी के साथ कुछ स्नैक्स बनाकर लेकर आए और गरीबों की दवाएं लें। रोशान ने पास बैठी हुलिया को जो कि मुस्कुराकर रोशान को भतीजे के लाड उठाते हुए देख रही थी। राम ने उसकी चोरी को पकड़ लिया था और तभी उसके टोकने पर वो गड़बड़ा कर हज्जल सी होती हुई उठ खड़ी हुई थी। तुम ना सुधरना मत कभी, पीटो खाना पिया है, पीटू अब भी खाना खाया और अब स्नैक्स खाओगे, रुको मैं अभी बना कर लाती हूँ। राम का सपा पैर से चपत लगाती हुरिया किचन में चली गई थी, जबकि रोशन उसको तासब से देता हुआ नफी में सर हिलाने लगा था। राम की जुबान के आगे हंदक थी, बिना बड़ों का लिहाज किए वो कभी भी कहीं भी शुरू हो जाता था। उससे निपटना कम से कम इन लोगों के बात से बैठता। दो ही बंदे उसे जम का मुकाबला करते थे, वो थे फहीम और रकीम। इन दोनों के सामने राम की दाल जरा कम ही गुलती थी। डैड, ये लोग कब तक वापस आ रहे हैं? 2 हफ्तों का कहकर गए थे, मगर 3 हफ्ते होने वाले हैं। अब तो रकीम की बहुत ही याद आ रही है। रोशान ने रेहान साहब से पूछा था। वो रकीम और रेहान से अपने बेटों की तरह ही प्यार करता था। बेटा जी, उनकी प्लानिंग अचानक से चेंज हुई है, वजह हमें अब तक तो पता नहीं है, लेकिन फरमान के पास वीडियो कॉल की थी उन लोगों ने जिनमें झूठी चोटें लगवाकर हमसे मस्जिद 1 हफ्ते के लिए रुकने की रिक्वेस्ट कर रहे थे चारों। वो तो इस वक्त फरमान के ऑफिस में हम सब इत्तेफाक से मौजूद थे, इसलिए मैंने देखते ही पकड़ लिया कि ये नाटक कर रहे हैं। अब इसके पीछे वजह क्या है उसका पता लगवाना है। रिहान साहब ने मुस्कुराते हुए उसको कुछ देर पहले की कॉल के बारे में बताया था। हैं, सच डर? रकीम ने चोटें लगवाई, वो भी झूठी? लेकिन क्यों? वही तो पता नहीं पुत्र जी। अब वो 2-3 दिन रहते हैं उनके आने में, जैसे ये लोग आते हैं तो पता चल ही जाना है। आहर इतने लंबे स्टे की वजह क्या है? वो तो ठीक है डैड, मगर आप कल ही उसे कॉल करें, मुझे भी उसकी बहुत ही याद आ रही है। पहली बार वो मेरे बिना कहीं गया है, मैं उस जॉब की मजबूर हो गया हूँ, वरना उसके साथ ही जाता। आप प्लीज उसे कल कॉल करके वापस बुलाएं। रूहान भी अब रकीम के बिना उदास हो गया था, क्योंकि वो और रकीम बचपन से हर जगह साथ साथ थे। डैड, मुझे तो कोई गड़बड़ लगती है, कहीं कोई और चक्कर तो नहीं है? मेरा मतलब है कोई कुड़ी छुड़ी। राम ने पूरी सोच अंदाज में अपनी थोड़ी कुछ कहते हुए कहा था। राम, बकवास मत करो अपने, रकीम ऐसा नहीं है और फिर हमारे घर की तरबियत इस बात की इजाजत नहीं देती। रोशान ने राम को डांटते हुए कहा था। ना पुत्र, ये राम का ही कहना नहीं है, साबिया का भी यही ख्याल है। वो क्या है ना कि आज से पहले अपने रकी ने कभी ऐसी मशकूक हरकतें नहीं की। मुझे तो शक तो तभी हो गया था, मगर हकीकत तो अपना रकी ही बता सकता है ना। क्या ख्याल है तुम्हारा रोनी? रेहान शाह ने शरारती मुस्कुराहट के साथ ही रूहान से पूछा था। वो बच्चों को हमेशा एक लिमिट में रखने की आदी रहे थे, मगर बदलते वक्त और बच्चों के मेच्योर होने के बाद वो थोड़ा बहुत उनसे खुलकर बात करने लगते थे। आई हैव नो आइडिया डैड, मुझे तो कभी रकीम ने इसके बारे में कुछ नहीं बताया। बाकी यू नेवर नो, इस दुनिया में कोई भी कहीं भी कभी भी कुछ भी हो सकता है। यहाँ सब कुछ पॉसिबल है। आप रकी से बात करें, वो फ्रेंकली आपको बता देगा। रोहान ने लापरवाही से कांधे उचकाते हुए कहा था। ओके, करता हूँ कल फोन साहबजादे को। रिहान शाह ने गोद में मौजूद पोते को गुदगुदाते हुए कहा था, जो उनके कुर्ते की आस्तीन मुंह में लेकर चूस रहा था, और दूसरे वाला रोशान की गोद में बैठा उसके कुर्ते के बटन नोच रहा था। फातिमा दोनों को फीडर्स पिलाकर हुडिया के पास किचन में जा चुकी थी, जहाँ पर हुडिया सबके लिए काफी बना रही थी, जबकि राम के हरफाती दिमाग में हकीम के मतलब मुसलसल टेढ़े मेरे सवालात घूम रहे थे, जिनको सोचते हुए वो शरारत से मुस्कुरा रहा था। अब आएगा मजा छोटे, जरेलब कहते हुए उसने खड़े होकर एक जोरदार अंगड़ाई ली थी और सामने बैठे रोशान के पास जाकर दब से गिरने के अंदाज में बैठ गया था। रकीम के बारे में सोचते हुए उसने रोशान के गोद में बैठे अपने बेटे के गालों को जोर से खींच डाला था, जो अब बच्चा तिलमिला कर आ गया था। तभी उसके पास बैठे रोशान ने उसे एक जबरदस्त घूटी डाली थी और तैश में आकर उसके भी दोनों गाल पकड़कर जोर से खींच डाले थे।